In other words, Alhamdulillah, I have a boss who realizes my potential. हमारे पास एग्जाम्पल है धनानीर की बहुत अच्छे खासे लोग अभी अच्छे खासे मशहूर हैं इंडस्ट्री में, जिनके साथ मैंने उस टाइम पे काम किया. प्रोडक्ट फोटोग्राफी की, इवेंट फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी. लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मलेशिया का कि टीवी इंडस्ट्री किस तरह से चल रही थी पाकिस्तान की. एक टीवी चैनल ऑन एयर किस तरह से होता है. उससे पहले बहुत मशहूर ड्रामे भी चलते होते थे, हाईएस्ट पाकिस्तान की रेटिंग वाले ड्रामे. मैं उस ग्रुप में काम करता था. सो दिस इज़ द सर्कल दैट जो नजम सैयद नजम ने खींच दिया. ठीक है. मेरे गिम्बल के जो है ना वो सेल्स हैं और हेडफोन्स मेरे कानों में लगे हुए हैं. ठीक है. पट्टा मैंने वो डाला हुआ है अपना एक्रेडिटेशन का. ठीक है. और मैं फुल लोडेड हूँ. मेरे पीछे बैकपैक भी है. सही. ठीक है. अब ये वन मैन आर्मी जो है ना, इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप कश्मीर में भी ये सब आपको पहचानने लग जाएंगे. ज़्यादा नंबर वन मतलब प्रायोरिटी पे कोई चीज़ है ना तो वो है प्रैक्टिस. पाकिस्तान भी रहे मलेशिया या पाकिस्तान? यार ये गलत सवाल है यार. कसम खुदा की. नहीं, अगर आपके पास और भी सवाल हैं आप हमारे कमेंट्स में छोड़ें. अस्सलाम वालेकुम. आपका एक दफ़ा फिर से द प्लेटफॉर्म की नई एपिसोड पर खुश आमदीद. और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. और उससे पहली वाली एपिसोड जो किंग हसन के साथ थी आप लोगों ने वो एंजॉय की होगी कि किस तरीके से उसकी जर्नी थी और किस तरीके से वो इस फील्ड के अंदर आया. तो उसके बाद मैंने बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आए जो मेरे इनबॉक्स में कि किस तरीके से हम लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं. और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं, आपने इनको इससे पहले मेरे साथ क्रिकेट के ऊपर तबसरा करते सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज मैं बहुत अच्छे तरीके से उनका इंट्रोडक्शन भी करवाना चाहूँगा. मैं बताना चाहूँगा कि वो किस फील्ड के माहिर हैं. और सबसे पहले तो उनका खुश आमदीद. अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से. अली, आपका एक दफ़ा फिर से द प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद. बल्कि पहली दफ़ा द प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटीन के अंदर कॉन्स्टेंट PR में क्रिकेट विद CPR में हम बहुत दफ़ा हमें लोग देख चुके हैं, क्रिकेट पे तबसरा करते देख चुके हैं. और सबको बताता चलूँ कि ये क्रिकेट जर्नलिस्ट भी हैं. मैंने तो सिर्फ क्रिकेट खेली है, मतलब जर्नलिज्म का मुझे नहीं पता क्रिकेट की, लेकिन ये क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं. और क्रिकेट काफ़ी चीज़ें मैंने क्रिकेट के बारे में भी इनसे सुनी है, जानी है, देखी है. लेकिन जो क्वेश्चन मुझे इससे पहले आप लोगों की तरफ से मिले कि हम अगर कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहते हैं, तो हम वायरल कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए. तो उसके लिए वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो हम कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात करेंगे, डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे, आज प्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे. और अली, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद. और हम अपने सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे. आप अपने बारे में बताएं, आपने कहाँ से पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है और किस किस फील्ड के अंदर कितना अरसा काम किया है. मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन. इतनी लंबी तमीद आपने बांधी इस चीज़ की. यार कहानी मेरी मीडिया की तो शुरू होती है तकरीबन सन 2009-2010 से, जब मैं इसी से कर रहा था और एक शौक़ चढ़ा कि यार नहीं कुछ उस टाइम पे क्वाइट ऑनेस्टली जो शौक़ चढ़ा था ना वो एक्टिंग करने का चढ़ा था. अच्छा, सही. ठीक है. उस टाइम मैं म्यूज़िक करता होता था, बैंड था ये वो, तो वो एक फ़ील थी, एक परफॉर्मर वाली फ़ील थी. अच्छा, मैंने अपने स्कूल में भी थिएटर प्लेस वगैरह किए हुए थे, स्टेज शोज़ वगैरह, टैबलोज जो छोटे छोटे जो स्कूल की चीज़ें होती हैं वो की हुई थी. लेकिन वो एक्सपीरियंस थोड़ा एक्सपेडाइट हो गया क्योंकि मैं मीडिया से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिला. मैंने उनके साथ काम भी किया, उन फिल्म स्टूडेंट्स की शॉर्ट फिल्म्स में एक्ट किया. और उनमें से अच्छे खासे लोग अभी अच्छे खासे मशहूर हैं इंडस्ट्री में, जिनके साथ मैंने उस टाइम पे काम किया. मतलब जहाँ से मैंने एक किस्म का मेरा स्टार्ट था, तो वो उसके बाद लोग अच्छे खासे अब तो इंडस्ट्री के नाम है. खैर, तो वो जो एक एक्साइटमेंट थी. अच्छा, उस टाइम पे मैं क्रिकेट भी खेल रहा था काफ़ी ज़्यादा. ठीक है. मैं क्या कहते हैं म्यूज़िक भी कर रहा था, मैं ACC भी कर रहा था. और मुझे मीडिया का शौक़ बहुत ज़ोरों शोर से चढ़ गया था. खैर, मैंने 1-2 साल जो थे ना वो बस ऐसी मीडिया की फील्ड में काम किया. लोगों से कैमरे उधार मांग के जाके प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी की, इवेंट फ़ोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की. इवन अपनी एक म्यूज़िक वीडियो भी जो है ना दोस्तों के साथ मिलके जो है ना वो बनाई. खैर, वहाँ से जो है ना एक अपने अंदर एक वो चीज़ डेवलप हो गई कि यार मैं इसमें शायद कुछ कर सकता हूँ. ACC की फ़ील्ड तो मुझे समझ नहीं आ रही. ठीक है. तो मैंने फाइनली अपने अब्बाजी को बताया. मैं कहा सर अस्सलाम वालेकुम तो ये भाईजान जो है ना ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मुझे इस तरफ जो है ना मीडिया की साइड पे जाना है और इसमें कुछ करना है. तो उन्होंने मुझे बड़ी सिंपल सी बात की कि बेटा ठीक है, करना है तो तुमने करो, ज़रूर करो, लेकिन फिर कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पास कुछ सॉलिड चीज़ भी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए. तो मैं कहा चलें ये भी बात ठीक है.
खैर आई कंटिन्यूड विद द म्यूज़िक दैट आई वाज डूइंग, द क्रिकेट दैट आई वाज प्लेइंग. मैं अपने मीडिया के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स कभी ड्रामों में काम कर रहा हूँ एज एन एक्स्ट्रा, कभी सेट के ऊपर किसी के साथ काम कर रहा हूँ, जस्ट हेल्पिंग पीपल आउट. कोशिश मैंने उस टाइम पे भी की अपना पर्सनली फ़ोटोग्राफी कंटिन्यू करने की या वीडियोग्राफी एज डायरेक्टर, म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करने की 1-2 कोशिश की. बट मैं सोचता इस तरीके से हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि अगर हो जाते वो उस टाइम पे तो मैं पता नहीं शायद अपने आप को कुछ और समझने लग जाता, मैं क्या हूँ क्यों हूँ, कि मेरे अंदर वाकई में कोई बहुत बड़ी चीज़ है ना. मैं अल्लाह का शुक्र आज तक भी ऐसा नहीं सोचता, बट ये कि एटलीस्ट वहाँ से मुझे ये पता लगा कि यार मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है. तो फिर फाइनली आई फिगर्ड आउट कि मुझे इसी से छोड़ना है, मीडिया की फील्ड में घुसना है, ऑफिशियल स्टडी करनी है उसको. तो फिर मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किए मीडिया के, और 2 डिप्लोमास किए 2 ईयर के, और फिर मैंने फाइनली अप्लाई किया मलेशिया में फिल्म एंड टेलीविज़न पढ़ने के लिए. मैं मलेशिया चला गया, वहाँ पे मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे काम किया, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, टैलेंट मैनेजमेंट भी की, मैं उधर रेडियो जॉकी भी था, मैंने वहाँ पे म्यूज़िक भी किया, लाइव परफॉर्मेंस बहुत की, लिखा भी, परफॉर्म भी किया, मतलब everything that had to do with media I did it. Being in front of the camera or being behind the camera, I did everything. उस टाइम पे जवान भी थे, कोई शक्ल सूरत बेहतरी थी, आप अभी भी प्यारे, चल जाता होता. बट थैंक यू. तो खैर एनीवेज एक एक्सपीरियंस, बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मलेशिया का. पढ़ाई तो थी डिग्री तो थी, बट ओवरऑल आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, a lot of friends. अगेन उनमें से भी मेरे दोस्त अभी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से मशहूर हैं. हमारे आपस की कॉन्वर्सेशन में तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया, बट एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह इवन आफ्टर इट मैं वापस आया. वापस आने की वजूहात कुछ डिफरेंट थी, बट एसेंशली आई डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान. ऑल्दो मेरे पास थे बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स, जॉब ऑफर्स थी मलेशिया से, कि आई कुड हैव स्टेड देयर, और एटलीस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग कमिंग बैक एंड देन गोइंग बैक टू मलेशिया वाज आल्सो ऑन द कार्ड. बट मेरे अब्बा अम्मा ने कहा कि नहीं बेटा, अब बहुत हो गया, अभी तुम इधर ही रह के काम वाम शुरू करो. एंड इन अल्हम्दुलिल्लाह इन अ मंथ्स टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन आई गॉट अ जॉब फ्रॉम वेल नोन टीवी चैनल उस टाइम पे. ठीक है, हम नाम छोड़ दें अब. ठीक है. तो वहाँ पे दे पेड मी अ वेरी मीगर सैलरी, बट मेरे अब्बा जी ने मुझे एक बात की उस टाइम पे कि यार तुम इस टाइम पे ना तनख्वाह नहीं देखो. सही है. तुम ये चीज़ देखो कि तुम्हें जितना आता है, जो तुमने जितना पढ़ा है वो तो है, लेकिन ये है रियल लाइफ, ये है रियल एक्सपीरियंसेस. और यहाँ से जो है ना तुम बेसिकली सीख रहे हो और सीखने के साथ साथ पैसे भी ले रहे हो. थिंक ऑफ इट दिस वे. ठीक है. तो मेरे दिमाग में ये बात बाज की उस टाइम पे कि यार अब आई लुक अप टू माई फादर, ऑफ कोर्स एवरीवन डज, बट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अब्बा जी को बहुत ज़्यादा चीज़ों में सक्सेसफुल होते हुए देखा है, स्पेशली बिज़नेस में, स्पेशली इन हिज प्रोफेशनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. तो मैं आई जस्ट लिसन टू हिम. मैं कहा ठीक है, मैंने जाना शुरू कर दिया. आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा उस दफ्तर आने जाने का खर्चा ज़्यादा था जो तनख्वाह मुझे मिल रही थी. सही. तो बट इन एनी केस आई कंटिन्यूड, मैंने काम करता रहा और मैं जो है ना सीखता रहा. मैंने टीवी को समझ लो कि टीवी इंडस्ट्री किस तरह से चल रही थी पाकिस्तान की, एक टीवी चैनल ऑन एयर किस तरह से होता है, मैंने वो सब पका लिया था. मतलब मेरे ठीक है लिटरली बाएं हाथ का काम बन गया था विद इन अ मैटर ऑफ मंथ्स. आप कह लें 6-7 महीने लग गए होंगे मुझे. और 6-7 महीनों में थैंकफुली टू द होल टीम जो उस टाइम पे वहाँ पे थी, और बहुत एक मेरे लिए एक ऐसा माहौल था कि मैं और जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, आई किड यू नॉट, सब मुझसे बड़े थे. okay. और सब मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, लेकिन मेरे पास पोजीशन ऐसी थी कि आई वाज लीडिंग अ टीम दैट रैन अ होल चैनल. एक टीवी चैनल जो आप केबल पे देखते हैं, जो आपको नज़र आता है, जो सैटेलाइट से ऑन एयर हो रहा होता है, उसके ऊपर किस टाइम पे क्या चीज़ चल रही है वो मेरे कंट्रोल में था. सही. उसमें क्या चीज़ किस तरह से दिखानी है वो मेरे कंट्रोल में था. सही. तो मैंने एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की जो शायद बहुत कम लोगों को आजकल के दौर में करने का मौका मिला, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री इज़ डाइंग. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट फॉर ओवर अ ईयर. अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे प्रमोशन मिली, फिर मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी बढ़ गई, और ओवरऑल मामला उस हिसाब से सेट हो गया. बट बाय दैट टाइम मुझे उस पूरे चैनल की इन्स एंड आउट्स का पता था. और मैं सिर्फ, क्योंकि इट वॉज अ ग्रुप ऑफ चैनल्स, सिर्फ एक चैनल नहीं था, उनके 4-5 चैनल थे. सही. तो मुझे हर चीज़ के इन्स एंड आउट्स का पता लग गया था. और
अब मैं अपने जो सिस्टर ब्रदर चैनल्स थे जो उस टाइम पे थे उन सब के लिए काम कर रहा होता था। ठीक है। तो मैं बड़े चैनल के लिए भी कर रहा हूँ, अब छोटे वाले के लिए भी कर रहा हूँ, दरमियाने वाले के लिए भी कर रहा हूँ, अपने के लिए भी कर रहा हूँ। ठीक है। डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मैं करता रहता था, बिकॉज मुझसे वो टिक के जो एक चीज़ जो है ना, अपना काम तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, काम कंप्लीट है, कोई टेंशन की किसी किस्म की कोई बात नहीं है। इवन सो के जब बुरे वक्त आए उस ग्रुप पे उस चैनल पे, तो आई रिमेंबर कि मैं क्योंकि इंडियन कंटेंट बहुत चलता था उस चैनल से, और फिर आपको याद होगा 2017 में इंडियन कंटेंट कम्प्लीटली बैन हो गया था टीवी चैनल से। उससे पहले बहुत मशहूर ड्रामे भी चलते होते थे, हाईएस्ट पाकिस्तान की रेटिंग वाले ड्रामे में उस ग्रुप में काम करता था मैं। तो आपको समझ आ गई होगी। सही है। आपको वैसे तो पता है आपको। इन एनी केस तो इंडियन कंटेंट बैन हो गया, अब क्या करें। ठीक है। अब चीज़ें सोचने लग गए, अपना कंटेंट बनाते हैं, लेकिन अपना कंटेंट बनाने के लिए आप रातों रात तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे आपने अगर एक ड्रामा भी बनाना है और अगर बैन एनफोर्स हो रहा है 4 दिन के अंदर, कि 4 दिन के बाद इंडियन कंटेंट आपके पास नहीं चलेगा, ऑब्वियसली एक मार्जिन दिया था पैमरा ने कि 4 दिन के बाद कंटेंट नहीं चलेगा इंडियन कंटेंट, 4 दिन का टाइम है, 4 दिन में कंटेंट अरेंज करो कहीं से। ठीक। तो हम पूरी टीम बैठ गए, सारे चैनल्स के जितने हेड्स थे, प्रोग्राम मैनेजर्स थे, एसोसिएट्स थे, हम सारे बैठ के सोचने कि अब करें क्या। खैर एसेंशियली हमारे पास कुछ पुराना कंटेंट, कुछ नया कंटेंट मिक्स एंड मैच करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे पीछे ऊपर नीचे से हो ही गई पूरी। बट आई रिमेंबर इन ऑर्डर टू चेंज 4 दिन के अंदर जो हमने नया कंटेंट ऑन एयर करना था, लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, बट कंटेंट जो टीवी पे ऑन एयर हो रहा होता ना, वो एक हो रहा था FPC के थ्रू। ठीक है। FPC के 2 मतलब है, दोनों का सेम ही काम है, सेम ही बेसिक कॉन्टेक्चुअल मतलब सेम ही है। फिक्स्ड पॉइंट चार्ट भी कहते हैं उसको, फिक्स्ड पॉइंट चार्ट या फिक्स्ड प्रोग्रामिंग चार्ट। ठीक है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि भाई 10:30 बजे ये चीज़ चल रही है, ये यहाँ से 11 बजे ख़त्म हो रही है, 11 बजे अगली चीज़ ये चल रही है, वो 11:30 बजे तक चल रही है, फिर 12 बजे इसेंशली आपने डिफाइन किया होता है। कुछ चीज़ें होती हैं आधे घंटे के स्लॉट में चलती हैं, कुछ 1 घंटे के स्लॉट में, कुछ 2 घंटे के, कुछ 3 घंटे के। फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म चलनी है तो फिल्म 3 घंटे के स्लॉट में चलनी है। बिल्कुल सही। ठीक है। अब उसके अंदर फिल्म का कंटेंट भी आना है, उसके अंदर एड्स भी चलने हैं, ओवरऑल 3 घंटे के अंदर पूरी फिल्म कंप्लीट हो रही है। ठीक है। इन एनी केस तो अब वो सब कुछ FPC नया बनना था। ठीक है। नया कंटेंट ट्रीट होना था, क्योंकि कोई भी कंटेंट बगैर ट्रीटमेंट के ऑन एयर नहीं जाता। ठीक है। उससे मुराद ये है कि आपको ऑब्वियसली हर टीवी चैनल की अपनी ट्रांसमिशन की क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्होंने मेंटेन करनी होती हैं, फॉर्मेट्स होते हैं जो मेंटेन करने होते हैं। कोई MP4 फॉर्मेट चला रहा होता है, कोई .MOV चला रहा होता है, कोई MPEG चला रहा होता है। वो अपने अपने जो भी उनके पास ट्रांसमिशन की सर्विस लगी होती है, वट एवर दे आर केपेबल ऑफ द सॉफ्टवेयर, वो उस हिसाब से ऑनर करनी। ठीक है। तो अब हीप्स एंड हीप्स ऑफ डाटा ऑफ कंटेंट हमारे पास आ चुका था, और उसकी अलाइनमेंट करनी थी, उसके FPCs बनने थे, उसको ट्रीट होना था। उसमें हमारी ऑब्वियसली पाकिस्तानी कंटेंट था मेजरली, तो हमारी ऑब्वियसली गाइडलाइंस के ऊपर ऑलरेडी वो हमारी सेंसर पॉलिसी के ऊपर बैठता था। सही है। इन एनी केस आई रिमेंबर कि मैं उन 8 दिनों में घर नहीं गया। ओके। और मैंने वो 8 के 8 दिन, मेरे साथ पूरी टीम ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से, हम एक किस्म का एक है ना वो वॉरफेयर था, वो वॉर रूम बना हुआ था। ठीक है। कि नजम सो रहा है तो अली काम कर रहा है, फिर अली को सोना है तो नजम जाग के उठ के काम कर रहा है। तो इट वाज लाइक दैट, बट हम दफ्तर में ही थे। ठीक है। और आई रिमेंबर कि मुझे उस महीने की तनख्वाह जो मिली थी वो 43 दिनों की मिली थी। ओके। तो ओवरवर्क जो किया था उसका ओवर टाइम भी मिल रहा था, तो इस हिसाब से काम कर रहे थे। खैर उसके बाद मैं दुनिया न्यूज़ में गया, मेरे पास बहुत अच्छी एक खूबसूरत ऑफ़र आई कि एक प्रोग्राम था महाज विद वजाहत सईद खान, वेज ब्रो बहुत मशहूर हैं। खैर आई बहुत एक एक्सटेंसिव प्रोसेस हुआ था उसका। आई थिंक 3 इंटरव्यूज़ हुए थे अलग-अलग, और फिर 2 टेस्ट भी हुए थे, और इट मतलब एक बहुत खूबसूरत सा वो प्रोसेस था। बट इसेंशली आई गॉट द जॉब एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर ऑन द शो। अब उसमें सीन ऐसा था कि टीम छोटी थी, लेकिन वो वजाहत, और वजाहत के बाद सीनियरिटी मेरे पास थी, एंड देन द होल टीम। ठीक है। तो इट वाज एन ऑनर एट दैट टाइम, एंड आई वाज अगेन द यंगेस्ट पर्सन अपने लेवल पे जिसमें मैं काम कर रहा था। मैं इफ़ आई लुक्ड अक्रॉस द रूम तो मुझसे जवान तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। मेरे जूनियर्स थे, ऑब्वियसली एसोसिएट दूसरे प्रोड्यूसर्स भी थे, और भी क्या कहते हैं प्रोडक्शन एसोसिएट भी होते हैं, बहुत सारे टाइटल्स होते हैं ना। बट उस लेवल पे, उस सीनियरिटी के ऊपर और कोई था नहीं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा चांस मिला चीज़ें करने का, इतनी डिफरेंटली करने का, कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी जो टीवी के ऊपर उस टाइम पे किसी ने नहीं की थी। मैंने वजाहत सईद खान को एक ही स्क्रीन के ऊपर ट्रिपल रोल दे दिया, जिससे लोग परेशान हो गए ये क्या हो रहा है। ठीक है। मैंने ऐसा कॉन्टेक्स्ट
प्रेजेंट करने की कोशिश की जिन उन चीज़ों के ऊपर कि वो पहले नहीं हुई थी कभी भी। मतलब आई रिमेंबर कि हमने एक प्रोग्राम किया था, किस चीज़ पे किया था वो छोड़ दें, बट उस प्रोग्राम का स्टार्ट था, महाज की एक बड़ी मशहूर लाइन थी, ठीक है, कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारे महाज खुले, ठीक है, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे ख़िलाफ़ खोले गए। आज का महाज डैश जो भी टॉपिक का नाम होता था, आज का महाज द प्लेटफॉर्म के नाम, ठीक है। तो ये लाइन आती थी, उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट शुरू होता था। तो हम ऐसा ही एक बहुत डिफ़िकल्ट भी है वो टॉपिक, और वो क्या कहते हैं, एक क्या करेक्ट वर्ड मेरे दिमाग से एकदम से स्लिप कर गया, बट एक बहुत नाजुक सा टॉपिक है, ठीक है। उसके ऊपर शो कर रहे थे हम, शो पूरा बना हुआ था, लेकिन शो की ओपनिंग नहीं थी। आप जब भी कंटेंट बनाना चाहते हो या करना चाहते हो ना, आपको ये बात याद रखनी है कि आपने ना कंटेंट का एक दायरा खींचना होता है, ठीक है, इट्स अ सर्कल, ठीक है। फॉर एग्जांपल द प्लेटफॉर्म का जो दायरा है, इट इज़ टू प्रमोट टैलेंटेड पीपल, बिल्कुल सही है, करेक्ट। सो दिस इज द सर्कल दैट जो नजम सैयद नजम ने खींच दिया, ठीक है। अब इस दायरे के अंदर रह के तुम टैलेंटेड लोगों को शो पे लेके आओगे, सही है, ठीक है। जो लोग क्या कहते हैं इस दायरे में शायद ना आ रहे हो, तो मैं उनका मकसद नहीं समझ आएगा शो पे आने का, करेक्ट। तो ऐसे ही आप जर्नलिज्म की फील्ड में या डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की फील्ड में आप अपने कंटेंट को दायरा देते हो, सही है। तो हमें वो दायरा नहीं मिल रहा था उस शो का, ओके, ठीक है। तो उसके पूरा शो, पूरी एपिसोड कट एंड रेडी पड़ी हुई थी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें अनकवर हो रही थी, बहुत बहुत घिनौने सच हमारे पाकिस्तान के बारे में अनकवर हो रहे थे, लेकिन हमें ओपनिंग नहीं मिल रही थी, ठीक है। सडनली बैठे बैठे मैं पता नहीं क्या किन सोचों में था, क्या कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं कहा सर ओपनिंग लाइन मुझे मिल गई है, आगे जो मेरा कॉलीग है मुताहिर, वो बाकी इसकी लाइनें पूरी कर देगा, आई एम प्रीटी श्योर, सही है। तो वो जा सेड टू मी शूट, बोलो। तो मैं कहा सर हम सायरन बजाएंगे, ठीक है। आज का महाज की हमारी लाइन के बाद जहाँ से शो की ओपनिंग है, सायरन बजेगा। सायरन बजने के बाद जैसे स्पीकर से आवाज़ नहीं आती, मोहल्ले के मस्जिद का जो स्पीकर होता है, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, ठीक है, उस किस्म की। मैं कहा हम सायरन बजाएंगे और पहली लाइन बोलेंगे, पाकिस्तान और उसके मज़ाफ़ात में सच का वक्त हुआ चाहता है। सही सही। तो दैट जस्ट क्लिक्ड विद एवरीवन कि हाँ हम अच्छी खासी सच्चाई बयान कर रहे हैं, सही। और सिर्फ बयान नहीं कर रहे, दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो सुनो आके, सही है। एंड दैट जस्ट क्लिक। तो अल्लाह का करम रहा कि मैंने जितना अरसा महाज पे काम किया, हाँ, कोशिश तो की कि कोई ऐसी चीज़ करूँ कि टीवी पे ना हुई हो। एक दफ़ा मुझे एक वाक़या याद आ गया, सॉरी आपको बताता हूँ। तो हम एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी विद इन द पोलिटिकल फिगर एंड विद इन द लॉ स्फेयर ऑफ पाकिस्तान, जो कोर्ट्स के मामला होते हैं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस लॉयर, ठीक है, हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे। जो प्लान था इंटरव्यू जिस तरीके से करने का, वो प्लान एक किस्म का ख़राब हो गया सारा का सारा, बारिश की वजह से। हम आउटडोर शूट करना चाह रहे थे, अब आउटडोर नहीं हो पा रहा, इंडोर शिफ्ट कर दिया सब कुछ। हमने शूट कंडक्ट किया और आई किड यू नॉट, मैं उस शो में मेरे पास एक वेपन होता था जो हमारे शो को डिस्टिंक्ट बनाता था बाकी शो से, उसका नाम है ऑज़मो, ठीक है। जो प्रोडक्शन की फील्ड में उन सबको पता है ऑज़मो क्या होता है, ठीक है। अब किसी टीवी शो के लिए ऑज़मो नहीं इस्तेमाल हो रहे थे, सही, इन एनी वे। तो हमने किया ये कि ऑज़मो मैं लगाता था, उसका वो होता है हैंडलर होता है, ट्राइपॉड, उसका क्या कहते हैं, गिम्बल होता है, ठीक है, गिम्बल पे लगाता था और उससे ऐसे शॉट्स क्रिएट करता था, ऐसे लगता था, कभी लगता था ड्रोन उड़ रहा है, कभी लग रहा था मूविंग क्रेन लगी हुई है, कभी लग रहा था ट्रैक पर शॉट चल रहा है। तो उसमें काफ़ी वैरायटी हमें मिल जाती है बहुत सारी चीज़ों की, सही है। तो खैर वो चीज़ मैं अपने शोज़ में इनकॉर्पोरेट करने की जहाँ पॉसिबिलिटी जितनी नज़र है वो करता था। तो खैर वो शो ऑन एयर हो गया, शो नंबर 1 हो गया अपने टाइम स्लॉट का, वाह हुई भी, अगले दिन सुबह को रेटिंग्स आई, सब नहीं है हुआ। अच्छा, अब महाज शो पे मेरा जो ऑफिस का टाइम होता था ना, वो एसेंशियली 2 बजे होता था दोपहर को, फिर 2 से लेकर रात 10 बजे, क्योंकि महाज ने संडे को रात को 9 बजे ऑन एयर 10 बजे ऑन एयर होना होता था और 10 से 11 वो चलता था। तो जब तक शो ऑन एयर नहीं होता, आई कांट लीव, मैं ऑफिस नहीं छोड़ जा सकता, पूरा हफ्ता उस पर काम करना होता। तो हमारा काम भी इस हिसाब से चल रहा होता था कि मेरे 2 से 10 तक ड्यूटी होती थी, सही है। तो मैं मंडे को 2 बजे जब दफ्तर पहुँचा, आई थिंक शायद मेरे ख्याल से 1:30 बज रहा होगा शायद, बिल्कुल नमाज और लंच ब्रेक वाला जो टाइम था, मैं एंटर हुआ। तो एक बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं, बहुत सीनियर प्रोड्यूसर, टीवी की फील्ड के, न्यूज़ की फील्ड के ख़ास तौर पे, वो खड़े हुए थे। उन्होंने अली ताबिश यूँ आवाज़ लगाई, उन्होंने कहा, मैं आगे पीछे देखा, मैं कहा कौन बुला रहा है मुझे, मैं दोबारा चलना शुरू करने का, अली ताबिश इधर आओ।
मैंने देखा, मैं देखा अच्छा बॉस बुला, सीनियर बंदे बुला रहे हैं, मैं उनके पास गया, मैं कहा सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक है, ऐसे स्मॉल टॉक में ना, ठीक है। तो उन्होंने अपनी वो बड़ी सिग्नेचर आवाज़ में, ये कल वाला शो तुमने किया था, मैं कहा जी सर, मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा, मैं कहा पता नहीं मैंने कोई चल मार दी है, कोई गलती कर दी है, क्या कर दिया, अपनी इनोवेशन के चक्कर में मैंने कोई ना कोई शायद ब्लंडर मार दिया होगा। ठीक है, ठीक है। तो मुझे पूछते हैं, ओए कितने कैमरे लगाए हुए थे तुमने? मैं कहा सर 3 थे। कहते नहीं 3 नहीं थे। मैंने कहा अच्छा सर 3 हमारे कैम्स लगे हुए थे, एक मास्टर, एक गेस्ट 1, एक गेस्ट 2, मतलब एक होस्ट एक गेस्ट, ठीक है। और उसके बाद मेरे हाथ में ऑज़मो था, ऑज़मो के शॉट्स थे, और फिर एसेंशियली जो प्लान था उसके लिए ड्रोन शॉट्स भी मैंने लिए हुए थे, तो मैंने वो भी शो में डाल दिए। ठीक है। कहते नहीं वो ड्राइंग रूम के अंदर 5 कैमरे थे। मैं कहा सर नहीं थे, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको 3 लगे हुए थे, चौथा मेरे हाथ में। अब ड्राइंग रूम में ड्रोन तो नहीं उड़ सकता था, तो वो ऑज़मो था, मैंने ऑज़मो के साथ ही जो खेलना था वो खेल लिया। ठीक है। उन्होंने मुझे बड़ी शाबाशी दी, कहता था मज़ेदार ही है, तो तुमने बड़ा फील दे दिया इसको। नॉट ओनली दिस, आई रिमेंबर मैं और हमने वी प्लान टू डू प्रोग्राम्स इन दुबई, और उसके लिए हमारा वीज़ा आ गया था। T10 लीग पहली दफ़ा खेली जा रही थी 2017 के दिसंबर में। बिल्कुल सही। और उसका हमारे पास जो है ना फुल टाइम एक्सेस हमें मिल चुका था एक टीम ओनर की तरफ से, कि हमें शाहिद अफरीदी और वजाहत बहुत क्लोज थे, उनकी बुक शाहिद अफरीदी की बुक लिख रहे थे वजाहत साहब, तो हमें अफरीदी साहब की टीम की फुल टाइम एक्सेस मिल गया। उन्होंने कहा बस पहुँचो यहाँ पे। अब हमने वीज़े अप्लाई कर दिया, हमने टिकटें अप्लाई कर दी, तो कैमरामैन की भी, प्रोड्यूसर्स की भी, वजाहत साहब की भी, सबकी वीज़े अप्लाई हुए, टिकटें अप्लाई हुई, वीज़े नहीं आए। वीज़ा किसका आया? वजाहत सईद खान का और अली ताबिश का। अब ये 2 बंदों का क्रू जाता है दुबई, अगेंस्ट ऑल ऑड्स वी प्लान टू, हमने प्लान किया था हम 4 एपिसोड शूट करेंगे। ठीक है। अच्छा ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि बिकॉज प्रोडक्शन की या कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है जो स्पेशली कि यार आप प्लान कुछ करते हो और वो होता नहीं है। तो ये उसी की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि हमने प्लान किया था हम 4 एपिसोड शूट करेंगे, जिनमें से एक एपिसोड थी ऑब्वियसली क्रिकेट के ऊपर, जो T10 लीग थी उसके ऊपर। एक हमने प्लान की थी एक्सक्लूसिव शाहिद अफरीदी के ऊपर। एक हमने प्लान की मिस्टर एक्स गवर्नर ऑफ सिंध इरशाद उल इबाद साहब के साथ। ठीक है। और एक हमने द ग्रेट द लेजेंडरी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ। अच्छा, तो ये हमने 4 प्लान किए। ठीक है। अब हम जब इसेंशली पहुंच गए, अब मैं और वजाहत सिर्फ हम लोग दुबई पहुंच गए हैं। आई स्वेयर टू गॉड, मैं हालांकि ये काम करते हुए मुझे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे भी 5 साल तो हो ही गए थे, लेकिन वो दुबई का ट्रिप जो था ना वो मुझे पता नहीं पहाड़ की तरह महसूस हो रहा था, मेरे ऊपर बहुत शदीद बोझ की तरह महसूस हो रहा था, बिकॉज आप हमेशा टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और मेरी तो खसूसन क्या कहते हैं प्रोडक्शन में आपको एक आदत बन जाती है टीम के साथ काम करने की। आपके पास कैमरामैन होते हैं, आपके पास ऑडियो वाले होते हैं, आपके पास एंकर होता है, आपके पास गेस्ट होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कोऑर्डिनेटर अलग होता है, बहुत सारी चीज़ों से ना एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म, जैसे गाड़ी 4 पहियों पे चल रही होती है ना, 4 पहियों के भी अपने अपने पहिए होते हैं, उसके हिसाब से जब वो सारे पहिए एक साथ चलते हैं तो फिर गाड़ी चलती है। अब वो था ही नहीं, कोई भी नहीं था, जो थे आप थे और कुछ है ही नहीं। इसेंशली हम गए पहले T10 लीग कवर करने, हमने शाहिद अफरीदी से भी बात की, हमने फ़खर जमान से बात की, मोहम्मद नबी से, लियम डॉसन से, ब्रैथवेट, पता नहीं कौन कौन था, इयन मॉर्गन था वहाँ पे, मिसबाह उल हक, शुएब मलिक, वो एक पूरा क्राउड था ना। T10 लीग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पहली दफ़ा लॉन्च हो रही थी। बिल्कुल सही है। वो एक एक्सपीरियंस था, वो बहुत कमाल एक्सपीरियंस था, शारजा के ग्राउंड के अंदर बैठ के शूट करना, मतलब बाउंड्री लाइन के अंदर मैच के दौरान शूट करना, शाहिद अफरीदी का लाइव छक्का विटनेस करना ग्राउंड के अंदर से। ठीक है। बाहर स्टैंड से तो किया हुआ था, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर, शारजा का ग्राउंड ऊपर से, लेजेंडरी ग्राउंड, हम सब ने, हमें कि कौन नहीं भूल सकता। फिर वहाँ पे मुझे याद है स्टेज लगा हुआ था बिल्कुल उस एंड के सामने जहाँ पे जावेद मियादाद साहब ने छक्का मार के पाकिस्तान को मैच जितवाया था इंडिया के खिलाफ। ठीक है। अब हुआ ये कि वजाहत मुझे कहता है जावेद मियादाद वाला सेक्शन रिकॉर्ड करना है, हमने प्लान किया हुआ था कि हम ये करेंगे, कैसे करें? मैं कहा सर सोचने थे 2 मिनट देते हैं। अब मेरे हाथ में, आई किड यू नॉट, एक हाथ में DSLR है, एक हाथ में ऑज़मो है, एक हाथ में GoPro है। अब मेरे पास तस्वीर पड़ी हुई है, मैं आपको दूंगा, आप बेशक लगा दीजिएगा। ठीक है। एक हाथ में क्या, मैंने गले में अपने पट्टा डाला हुआ है, मेरा वेस्ट पे अपने फैनी पैक पहना हुआ है, उस फैनी पैक के अंदर ऑडियो रिकॉर्डर है, बैक मेरी पीछे वाली जेबों में मेरे कैमरों की बैटरियाँ हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। मेरे गिम्बल के जो है ना वो सेल्स हैं, और हेडफोन्स मेरे कानों में लगे हुए हैं। ठीक है। पट्टा मैंने वो डाला हुआ है अपना एक्रेडिटेशन का। ठीक है। और मैं फुल लोडेड हूँ, मेरे पीछे बैकपैक भी है।
सही। ठीक है, अब ये वन मैन आर्मी जो है ना, ये सोच रही है इस पूरे वजन के साथ कि क्या करें। तो एसेंशियली मुझे ख्याल आया कि सर जावेद मिर्ज़ा साहब ने छक्का मारा था, स्टेज लगा हुआ है, स्टेज में से चीयर लीडर्स को उठाते हैं, हम चलते हैं स्टेज पे, आप 6 चक्कर काटेंगे और किस्सा सुनाएंगे, मैं आपको फॉलो करूँगा। ठीक है। तो हमने उसी स्टैंड के सामने, स्टेज लगा हुआ था बाउंड्री लाइन के अंदर, पीछे मैच चल रहा, ठीक है, पीछे मैच चल रहा है, शाहिद अफरीदी साहब छक्के मार रहे हैं उस टाइम पे, वो भी फुटेज मौजूद है। ठीक है। और हमने वो 6 फेरे लेके जो है ना, वो जो छक्के की कहानी थी वो छक्के से पूरी की। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप प्लान करते हो जो हो जाती हैं, और नहीं प्लान करते नहीं होते। कोई चीयर लीडर तो नहीं 7वां फेरा भी ले लेते? नहीं, वो उनको बाहर कर दिया। इसके फ़ौरन बाद हमारे सामने मौजूद थी बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़रीन खान। ओके, ठीक है, अब ये हमने कर लिया, तो वो क्योंकि वो स्टैंड ही सेलिब्रिटीज़ का स्टैंड था, तो साथ में गुलपाना भी खड़ी हुई थी, आई थिंक 2-3 और क्या कहते हैं CEOs वगैरह भी मौजूद थे वहाँ पे, और हुमैमा मलिक, हुमायूं सईद, काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ मौजूद थी। बट एसेंशियली हम क्योंकि टाइम किसी और से नहीं मिल रहा, ज़रीन खान को अप्रोच किया, उनसे टाइम मिल गया, हमने कहा 2-3 लाइनें हमारे साथ जो है ना कोई सवाल जवाब भी कर लेते हैं। तो वो उनका क्लिप जो वायरल हुआ था कि क्रिकेट का तो पता नहीं, शाहिद अफरीदी का बहुत शौक है, वो मैंने शूट किया हुआ है। ओके। अपने इन गुनाहगार हाथों से, मेरे दोनों हाथों में कैमरे थे, ऑडियो डिवाइस मेरे जो है ना फैनी पैक के अंदर लगी हुई थी। सही, तो और वो शूट करके वापस कॉल करके बताया कि सर एक ज़रीन खान का बॉम्ब क्लिप मिल गया जो रातों रात वायरल जाएगा, ठीक है, और तहलका मचा देगा। उन्होंने कहा तू एपिसोड छोड़, तू मुझे क्लिप भेज। पीछे से आवाज़ आती है जी। अगर ठीक है, मैं रश्ड बैक टू द होटल, पूरा कंटेंट कॉपी किया, वो क्लिप सबसे पहले ट्रांसफ़र पे लगाया, बाकी सब कुछ शॉर्ट बाद में किया। इन एनी केस, खैर मैंने आपको बताया 4 एपिसोड्स प्लान की हुई थी। ठीक है, एक क्रिकेट की, एक शाहिद अफरीदी के साथ एक्सक्लूसिव, एक इशरत अली अब्बाद साहब के साथ, एक परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ। पता लगा जी, बिकॉज उस टाइम शाहिद अफरीदी साहब कराची किंग्स में थे, तो हम उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर नहीं सकते थे विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द होल टीम। उनसे जो गुफ्तगू हो सकती है वो चल सकती है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ एयरवाई के पास राइट्स थे, आप और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, खैर तो वो प्लान कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बजट जो था 4 एपिसोड्स का था, अब हमें 4 एपिसोड्स पूरी करनी है। हम सोचें 4 एपिसोड्स कैसे पूरी करें। कोई दुबई की डेजर्ट सफारी कर लेते हैं, कोई हम बोट राइड पे चले जाते हैं, हम कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि इशरत अली अब्बाद साहब के साथ प्लान एंड डन है, परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी हमारा प्लान एंड डन है। इसेंशियली नहीं हो सकी, लेकिन वो हमने 3 एपिसोड जो की वो इतनी अच्छी कर ली कि 4 की हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएशन में प्लान के मुताबिक चलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्लान के बगैर चलती हैं। सही। उसमें आपकी ऑब्वियसली क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आती है, आपकी स्ट्रेटजी बहुत काम आती है, और वो नज़र भी कि कौन सा कंटेंट वायरल जा रहा है। जैसे आपको पता था कि वो ज़रीन खान वाला वो एक छोटा सा क्लिप वो वायरल हो जाएगा, वो वायरल सबने देखा होगा। फिर यार वो सिर्फ मतलब आपको प्रिपेयर करना है, जितना अच्छा प्लान करोगे उतना अच्छा एग्जीक्यूट कर पाओगे। सही है, इट हैपन्स। अब हमने प्लान तो किया हुआ था, हमने सेक्शंस को करने हैं, ठीक है। एग्जांपल इसीलिए दे रहा था कि हमें पता था कि हमने शो की ओपनिंग क्या रखनी है। हम बस में साथ चढ़ेंगे पूरी टीम के, जिसके अंदर मोइन खान भी हैं, शाहिद अफरीदी भी हैं, फ़खर जमान भी हैं, मोहम्मद इरफान भी हैं, लियम डॉसन, पता नहीं जितने खिलाड़ी थे सारे थे, अहमद शहजाद भी थे, सोहेल खान भी थे, कोचेस भी थे, एवरीवन, ऑल इंटरनेशनल स्टार्स भी थे। वहाँ से हमने एपिसोड शुरू करनी है और हमने एपिसोड ख़त्म करनी है किसी ना किसी शाहिद अफरीदी के छक्के से, क्योंकि वो माहौल ऐसा बना हुआ था। ठीक है। इन एनी केस हमने जो प्लान किया हुआ था हमने उससे ज़्यादा ही काम किया। ठीक है, वी गॉट टू फेस मोहम्मद इरफान इन द नेट्स। मोहम्मद इरफान के ख़िलाफ़ 2-3 गेंदें खेलने का आपको जो है ना, हाँ, सादत नसीब हो जाए, आ गई थी, उन्होंने थोड़ी स्लो कराई थी बट तो जितना आप अच्छा प्लान करोगे उतना अच्छा आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं भी प्लान की होती लेकिन फिर भी हो जाती हैं। सही। वो उस चीज़ के लिए रेडी होने के लिए आपके पिछले जितने एक्सपीरियंसेस हों वो ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। और ऑब्वियसली फिर आपकी रिसर्च, अगर मैंने रिसर्च की हुई है कि मैंने आज शो पे क्या बातें करनी है, ठीक है, तो मैं वो बातें सही से कर पाऊंगा। बल्कि बात तो से याद है, आज की एपिसोड मेरी मतलब एक फेवरेट एपिसोड इसलिए भी है ना, मुझे बहुत कम बोलना पड़ेगा मुझे सिर्फ हल्का सा सवाल करना है, उसके बाद मुझे पता है अली ताबिश पूरा प्रोग्राम खुद लेके चला जाएगा। अब समहाउ मैंने पॉडकास्ट की जितनी भी चीज़ें वो ऑब्वियसली मेरे सामने बैठे हुए, तो मैं तारीफ़ करना भी चाहूँगा कि अली ताबिश से काफ़ी हद तक सीखा है इसी में, क्योंकि आपको पता है कि कैमरा एंगल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, आपने वीडियो कहाँ रिकॉर्ड करनी है, ऑडियो देखना है, सारी चीज़ें, तो आपको इसका क्रेडिट जाता है द
प्लेटफॉर्म का, तो आज ये लाइव जाता है। थैंक यू। और सर अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने बहुत की कि मशहूर और ये मशहूर हैं, अभी से भी हैं और काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं पहले से भी, और इतने मशहूर होने के बाद भी जिस तरीके की ये हम्बल पर्सनैलिटी है वो आपको इनकी बातों से भी नज़र आ रहा है। और यही चीज़ मैंने विटनेस की है हमारे ऑफिस में, जिस वक्त हम कॉन्स्टेंटाइन पीआर में हैं, कॉन्स्टेंटाइन पीआर में हैं, तो वहाँ पर भी जिस तरीके से इंटर्न्स आ रहे हैं या नहीं कोई भी आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन सबको बात बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो सर ये क्रेडिट तो आपको जाता है सब चीज़ का। अच्छा, और मशहूर से बात हो, आप इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप कश्मीर में भी ये सब आपको पहचानने लग जाएंगे। आई होप सो। मैं आपकी पिछली बात से जो बात है ना, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, तो तब जब मैं आपको बता रहा था कि सब मुझसे बड़े थे, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे जो चीज़ विटनेस की थी ना, वो थी एक किस्म का कि मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, ठीक है, और मुझे इस सोच से बहुत इख्तलाफ था। ठीक है, हमेशा सही था, ठीक है, आप ठीक है, आप सीनियर हैं, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, आपने बहुत प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन आप किसी की बात को इग्नोर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज या वो नए आए हैं या वो छोटे हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत से लोगों ने जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत लोगों ने उनको डिसमिस किया है सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि तुम्हें क्या पता, तुम छोटे हो। भाई क्यों नहीं पता हो सकता? आप 5G के साथ नहीं पैदा हुए, वो हुए हैं, ठीक है, वो 4G पे पैदा हुए हैं, तो आजकल के बच्चों को हमसे ज़्यादा पता हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मैं खुद उस ज़माने से तो हूँ, बाबा आज़म का तो नहीं, लेकिन जब डायल अप इंटरनेट शुरू हुआ था पाकिस्तान में, तो हमें फ़ोन लाइन लगा के कंप्यूटर के साथ टिंग करके इंटरनेट चलाना पड़ता था। क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड उसके बहुत बाहर आया, केबल नेट आया था उसके बाद ब्रॉडबैंड आया, फिर फाइबर, फिर क्या कहते हैं 3G 4G, तो बहुत बाद में आया। ठीक है, बट हमने वो ज़िंदगी देखी है जब इंटरनेट नहीं था, ठीक है, बहुत कम देखी है, सही है, लेकिन हम बड़े हुए हैं इंटरनेट के साथ। ठीक है, जब मैं 10 साल की एज क्रॉस कर चुका था, मैं एक फुल इंटरनेट यूज़र था। तो मैं अगर आप बात करें ना कि जितनी मैंने ज़िंदगी में इंटरनेट इस्तेमाल किया और जितनी मैंने ज़िंदगी में इंटरनेट नहीं इस्तेमाल किया, तो आई थिंक 3/4 ऑफ माई लाइफ आई हैव यूज्ड इंटरनेट। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, कि एक बंदे जिसके पास एक्सेस टू द वर्ल्ड है और बचपन से रहा है, उसको चीज़ों का पता होगा। आपसे ज़्यादा शायद ना पता हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का पता होगा। खैर, मैं उस टाइम से इस अप्रोच पे बिलीव करता हूँ कि आप सिखाओ लोगों को, आप बताओ लोगों को, आप समझाओ लोगों को। अगर आप खुद ऐसे हैं कि लोगों को साथ लेके चलने वाले हैं, तो लोग आपके साथ चलने को भी राज़ी हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। और अगर आप ऐसे नहीं हैं कि किसी को सिखा सकें कुछ, लोग आपके साथ चलने को कभी राज़ी नहीं होंगे। एक पाकिस्तान इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये सोच और अप्रोच थी कि किसी को सिखाओ मत, वो तुमसे आगे निकल जाएगा। भाई क्यों ना सिखाओ, क्यों ना निकले आगे। वो जो जेलसी है, वो जो हसद है कि यार ये मुझसे आगे निकल जाएगा, मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई, ना मैंने वो चीज़ कभी प्रैक्टिस की। सो आई ऑलवेज़ वांटेड कि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको कुछ ना कुछ, जो मुझे पता है, जो मुझे जिस चीज़ का सही से पता है, मैं आगे समझा सकूँ, मैं बता सकूँ, ताकि हो सकता है वो अपने आप को एलिवेट कर सकें। बिल्कुल सही है। वो मुझसे आगे बेशक निकल जाए। मेरे बहुत से ऐसे मैं क्या कहूँ, कॉलीग्स कहूँगा, पीयर्स कहूँगा, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, बहुत से जानने वाले ऐसे हैं, मेरे अपने दोस्त जिनके साथ मैंने काम शुरू किया था, मे बी इन देयर करियर्स वो मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं, डिफरेंट फील्ड्स में आगे निकल चुके हैं। आई एम हैप्पी फॉर देम। मेरे दोस्त हैं वो, मेरी उनके साथ अफिलिएशन है। अब मैं यहाँ बैठ के इस चीज़ को कुड़ता रहूँ कि यार वो मेरे तो आगे निकल गया, मैनू पीछे छड़ना है। मैं कंपटीशन होना अच्छी बात है, सही है। यू शुड लुक अप टू समवन कि यार आपने इसको पीछे छोड़ना है। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे, अगर आप किसी भी फील्ड में, ये दिस इज़ फॉर एवरीवन, कि अगर आप आगे निकलना चाहते हैं ना, आप कोशिश करें कि अपने साथ के लोगों को भी आगे निकलने के ऊपर लगाएं। वो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करेगा, वो आपके अंदर एक किस्म की कंपटीशन भी पैदा करेगा। उसके साथ साथ आपके अंदर से वो जो मैं है ना, वो मैं मार देगा। उसका कुछ क्या कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, सेल्फिशनेस होनी चाहिए वरना आप नहीं ग्रो कर पाओगे। होनी चाहिए ज़रूर, आपके अपने गोल्स होने चाहिए। वो सेल्फिशनेस वहाँ पे होनी चाहिए कि यार ये चीज़ मैं कर लूँ, मेरे लिए अच्छी है, ये मुझे जो है ना ग्रोथ का मौका प्रोवाइड कर रही है, ज़रूर करें, उस चीज़ में ज़रूर सेल्फिश हूँ। लेकिन इस चीज़ के ऊपर नहीं कि मैं नज़म के कंधे के ऊपर पैर रख के आगे निकलूँ। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मेरी हमेशा से यही अप्रोच रही है और यही कोशिश रही है कि इफ़ आई एम टू ग्रो,
आई हैव टू ग्रो विद द पीपल दैट आई एम वर्किंग विद। और हमेशा से अल्लाह का फजल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे कि जहाँ से काम करके गया हूँ, जहाँ से भी, उसके बाद लोगों ने वापस ज़रूर बुलाया कि अली भाई आप आ जाओ। और दूसरा, मुझे सर जो कहने की जो लोगों की आदत होती है उससे बड़ा होता था। तो मैं लोगों को बहुत मना किया मैंने। अच्छा। वो एक हमारे प्रोफेशनल इंडस्ट्री में पता नहीं कहाँ से आया, क्यों आया, जो नहीं होना चाहिए कि आपसे सीनियर उसको सर बोलो। नहीं, अब थोड़ी सी इंग्लिश बात है कि यार सर का टाइटल ना लोगों को मिलता है उनकी सर्विसेज के ऊपर जो उन्होंने दी होती हैं। जस्ट बिकॉज आप एक जॉब में, एक पोजीशन में कुछ लोगों से सीनियर हैं, मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से। आप किसी की वाकई में रिस्पेक्ट करते हुए सर बोल दें किसी को, मैं खुद करता हूँ ये चीज़, ये बात नहीं कर रहा। बट मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। एक ऑफिस था जहाँ पे एक सीनियर बंदे ने ईमेल करवाई थी एचआर से कि आपसे जो सीनियर लोग हैं आप उनको सर और मैडम बोलेंगे, ये आप पे फ़र्ज़ है। ओके। बिकॉज उस बंदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। और मुझे लोगों को मना करना पड़ता है कि यार प्लीज़ मुझे अली बोल लो, मुझे अली भाई बोल लो, मुझे अली ताबिश बोल दो, मिस्टर अली बोल दो, कुछ भी बोल लो, सर कह के ना बुलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, तो मिस्टर अली तो हम आगे चलते। अच्छा, ऐसा है कि यार बहुत से जो बच्चे हैं जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, जो कंटेंट बनाना चाहते हैं, जो मीडिया की तरफ आना चाहते हैं, प्रोडक्शन की तरफ आना चाहते हैं, डायरेक्शन की तरफ आना चाहते हैं, वीडियोग्राफी, मतलब इस तरह की जितनी भी आप कवर कर लें सारों को ना, उसमें जो आते हैं, उनके लिए आपके पास मतलब क्या एडवाइसेस हैं कि आप ये चीज़ आपको बेसिक्स में मतलब यहाँ पता होना चाहिए, उसके बाद आप इस तरीके कार से अप्लाई करें और यहाँ तक पहुँच सकते हैं, एक पूरा उनको रोड मैप बताएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझसे ये चीज़ पूछते हैं। यार नंबर 1 तो अप्लाई करने वाला तो ज़माना ख़त्म हो गया। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन, आपके पास फ़ोन है तो आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अपने लिए करें, आपके पास सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंस्टा है, आपके पास टिकटॉक है, अगर आप हैं टिकटॉक टाइप के इंसान। टिकटॉक पाकिस्तान के अंदर बहुत बदनाम है क्योंकि हम जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं, आई थिंक हमारे रीजन के अंदर, पर्सनली मुझे नहीं पसंद टिकटॉक, है, बट ऑब्वियसली मैं जिस फील्ड से हूँ तो टिकटॉक के साथ वाबस्ता हमारे तो एक किस्म का आउट ऑफ मजबूरी हमें उस पर काम करना पड़ता है। इन एनी केस प्लेटफॉर्म्स आपके पास सारे आपके अपने मौजूद हैं, तो आपका किसी के प्लेटफॉर्म पे जाने का जो है ना वो एस्पिरेशन होती थी ना पहले जब ये नहीं होते थे कि यार उस चैनल पे आ जाऊँ, पीटीवी पे आ जाऊँ, ठीक है, बड़ी बात होती थी जो बंदा पीटीवी पे आता था, अभी भी है शायद, रिसेंटली भी है, खैर नहीं, बट एक वो प्लेटफॉर्म था ना, एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म, यार ये बंदा अगर इस जगह पे आ रहा है इसका मतलब है ये कुछ है। बिल्कुल सही है। बट अब आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 1, अगर आपने कंटेंट क्रिएटर बनना है ऑफ एनी सॉर्ट, आपको इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आना है, आपको बिहाइंड द कैमरा आना है। नंबर 1 चीज़, सबसे ज़्यादा नंबर 1 मतलब प्रायोरिटी पे कोई चीज़ है ना तो वो है प्रैक्टिस। आपने कैमरे पे आना है, सामने आके बात करनी है, आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। आपने पीछे रह के करना है, आपने कैमरा और वीडियोग्राफर बनना है, आपने सिनेमाटोग्राफर बनना है, आपने डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो मर्जी टर्म उसको कह लो, उस चीज़ की करें प्रैक्टिस। ठीक है। जब तक आप किसी भी मीडिया की इंडस्ट्री या कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में से वाबस्ता रहना चाहते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लिखते रहना है। हर करियर की जो मीडिया की या किसी भी, शायद बाकी फील्ड्स में शायद इतना नहीं अप्लाई करता, बट मीडिया पे तो ख़ास तौर पे पायलट्स के लिए यहाँ करता है। प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली जहाज़ उड़ाओगे तो पायलट कहला पाओगे। जिस दिन आपने जहाज़ उड़ाना छोड़ दिया, आपके पायलट का स्टेटस आपके ऊपर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। वैसे ही मीडिया, हमने अगर पॉडकास्ट करनी है, रिमेंबर शुरू में मैंने आपको, जब हमने पॉडकास्ट करनी शुरू की थी, मैंने आपको क्या कहा था कि हम शुरू की 4-5 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन हम वो कभी रिलीज़ नहीं करेंगे। ठीक है। रिमेंबर दैट। सही है। मैं कहा था कि हमें आपस में बैठ के बात करने की सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल सही। कि किसी को ये ना लगे कि ये टीवी शो वाला फील आ रही है, वो नहीं लगने देनी किसी को। ऑब्वियसली। और लोग पॉडकास्ट सुनते क्यों हैं? एक कॉन्वर्सेशन के लिए। बिल्कुल सही। तो हम अगर आके वो होस्ट और गेस्ट वाला रिलेशनशिप हमारा होगा, इंटरव्यू नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। तो उस चीज़ की हमें पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम वो एपिसोड्स बनाना शुरू करेंगे जो हम ऑन एयर करेंगे। बिल्कुल सही है। याद है ये बात? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। उसके पीछे लॉजिक बिहाइंड यही थी कि यार सबसे पहले तो हमें प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल सही। हमें बोलने की प्रैक्टिस थी, हमें जिस चीज़ पे हम बात कर रहे थे हमें उस चीज़ पे बात करने की भी प्रैक्टिस थी, जो कुछ उसमें होना था हर चीज़ की प्रैक्टिस थी।
बस बंदे भी मौजूद थे जो कैमरा ऑडियो वगैरह सब कुछ हैंडल कर रहे होंगे. बिल्कुल सही है. बट देन अगेन द पॉइंट वाज कि ओवरऑल ये सारे पहिए जब एक साथ चलने हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाए फिर ये गाड़ी रवां रहेगी. बिल्कुल सही है. एंड आई किड यू नॉट, मुझे नहीं अंदाज़ा था इस फील्ड में आने के कई साल तक कि मुझे इस फील्ड में एसेंशली मेरा एंड गोल क्या है, मेरा मकसद क्या है. और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी. आई डोंट वांट टू बिकम एन एक्टर, आई डोंट वांट टू बिकम अ मॉडल, आई डोंट वांट टू बिकम अ सिंगर. वो उससे पहले जो सब कुछ किया हुआ था वो सब कुछ, एक मिनट रुक जाए वो सब कुछ जो था वो अपने शौक़ के लिए था. मैं उस वक्त भी यही कहता था, अभी भी यही कहता हूँ. लेकिन काफ़ी अर्सा काम करने के बाद आई रियलाइज़ कि यार मुझे इस तरफ निकलना है, विच इज़ एसेंशली टू डायरेक्ट. कि आइडियाज़ हैं मेरे पास, मुझे उन आइडियाज़ की एग्जीक्यूशन चाहिए. और जिसको भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है ना, स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग. आप स्क्रिप्ट भी लिखें, आप डायलॉग्स भी लिखें, आप अपनी स्पीचेस भी रिहर्स करें, आप अपनी वीडियोग्राफी भी प्रैक्टिस करें, आप अपना ऑडियो को भी चेक करें, आप एडिटिंग स्किल्स भी करें, आप ऐसे होस्ट गेस्ट इंटरव्यू टाइप सिनेरियोज अपने दिमाग में रखें. आप करते रहेंगे इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने क्या करना है. और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही समझ आएगी. बिल्कुल सही. 2 दफ़ा करके अगर आपको लगेगा ना कि यार आप तो वो हो मास्टर मैं मैं तो कहता हूँ मैं होस्ट हूँ आज से. सही. आप 2 दफ़ा करके अपने आप को होस्ट नहीं कह सकते. मैं आपको अगले दिन बता रहा था, अगले दिन कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले आपको बता रहा था कि मेरी आई थिंक 100 अपीयरेंसेज ऑन टीवी तो मैंने गिनी है, उससे ज़्यादा ही होंगी, बट 100 तो मुझे याद है, मैं गिन चुका हुआ हूँ. ठीक है. मैं अभी भी जब किसी भी टीवी शो में जा रहा होता हूँ ना, स्पोर्ट्स के ऊपर बात करने, क्रिकेट के ऊपर बात करना है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि यार जो मेरे साथ बैठे हुए लोग हैं वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होंगे, वो कौन लोग हैं, वो मुझसे कितना अच्छा बोल लेंगे, कितना कम बोल लेंगे, मुझे कहाँ पे इंटरजेक्ट करना है, मुझे कहाँ पे अपना लुकमा देना है. सो मैं सारी चीज़ें सोच के रिसर्च करके समझ के जाता हूँ. और ये सिर्फ 100 प्रोग्राम मेरी अपनी अपीयरेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे उससे 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करने का एक्सपीरियंस भी है. सही. तो बैक ऑफ द कैमरा नॉलेज तो सारी की सारी है कि ये सब कुछ कैसे होना है और कब होना है, क्यों होना है, बट वो सामने बैठ के इट्स अ होल डिफरेंट थिंग. लेकिन वो सारा एक्सपीरियंस रखने के बावजूद मैं अपनी रिसर्च ज़रूर करके जाता हूँ, मैं अपने स्टैट्स ज़रूर पढ़ के जाता हूँ, मैं अपने जिस शो में जा रहा हूँ उसके बारे में जो है ना वो चीज़ें देख के जाता हूँ, ताकि मुझे पता हो मैं आगे जाके उल्लू ना लगूँ, मैं बेवकूफ़ ना लगूँ, मैं एक टीवी पे बैठा हुआ चवल इंसान ना लगूँ. क्योंकि चवल बहुत होते हैं ना. याद है मैंने आपको शेर सुनाया था एक चवल वाला, आप सुना सकते हैं दोबारा सुना. बल्कि हाँ सुनाए, फिर मैं एक फरमाइश और भी करता हूँ आपसे. रहने दे आप फरमाइश, मुझे पता है कहाँ जा रही है ये बात. बट वो एक ईद पे आते होते थे, मज़ाहिया मुशायरे आते होते थे टीवी चैनल पे. वो सलमान गिलानी है, सलमान गिलानी साहब होते थे, अनवर मसूद साहब होते थे, अनवर मकसूद साहब भी होते थे इस ज़माने में. तो वैसे ही एक ईद का मुशायरा चल रहा था, उसमें सब पता नहीं सलमान गिलानी साहब थे या कोई और थे वो कोई दाढ़ी वाले शायरी. उनकी एक नज़म थी, उस नज़म का उन्वान था चवल, और उसका आखिरी शेर था, पूरी चवल की डेफिनेशन दी उन्होंने, और उसका आखिरी जो शेर था वो आखिरी मिसरा जो था वो था कि चवल एक ऐसी चीज़ है जो मेरे मुल्क में बहुत पाई जाती है, अगर मैं बता नहीं सकता तो दिखा ज़रूर सकता हूँ. So in order for you not to look like a chaval, ठीक है, on any platform, you need to practice, you need to research, और आपको वो एक्सरसाइज करनी है. और वो जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच सकेंगे. आप जितने बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को देख लें, आप देखिए उन्होंने कहाँ से कंटेंट बनाना शुरू किया था और कहाँ पे अभी वो चल रहे हैं. ख़त्म भी कर दिया कुछ लोगों ने, बट कहाँ पे वो चल रहे हैं. ह्यूज डिफरेंस. और क्योंकि वो एक्सरसाइज कर वहाँ तक पहुँचे. और ये चीज़ जब तक लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगी ना, इस फील्ड में मतलब लिटरली है ही नहीं कोई शॉर्टकट. हाँ, वो हो सकता है कि आपकी 2 वीडियोस वायरल हो जाएं तो आपको टीवी पे बिठा दिया जाए. बट देन अगेन आप कैसे compete करेंगे. फॉर एग्जांपल नजम, मैं कहता हूँ आपको मैं कल टीवी शो दे देता हूँ, सही, ठीक है, कि आप टीवी शो के होस्ट हैं, ठीक है, आपके सामने गेस्ट आ जाती हैं जुगन काजिम, ठीक है, आपको क्या लगता है वो आपको बख्शेंगी? नहीं बख्शेंगे. बिल्कुल सही है. विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट किसी भी चीज़ में जाऊंगा तो ऑब्वियसली मारा जाऊंगा. तो हमारे पास बोलने की मैं कहता हूँ 100 में से 110% स्किल्स हैं. बिल्कुल सही है.
तुम दिखते भी अच्छा हो, समझ गया, बोलते भी अच्छा हो, तुम्हारे पास लफ्ज़ भी अच्छे हैं, वोकैबुलरी भी अच्छी है, तुम्हारी टोन भी खूबसूरत है, सही तुम लतीफ़े भी सुना लेते हो, तुम गाना भी गा लेते हो, ठीक तुम क्या कहते हैं करंट चीज़ों के ऊपर नॉलेज, यू हैव एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर कोई चेकलिस्ट है ना कि एक होस्ट की क्या होनी चाहिए, यू टेक ऑल द बॉक्सेस। ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी 2 वीडियोस वायरल हुई और एक चैनल ने कहा जी आगे हमारा शो होस्ट करना, तुम खुशी खुशी जाके बैठ गए वहाँ पे, सही, आगे उन्होंने ला के बिठा दिया फॉर एग्जांपल साहिर लोधी साहब को। हम्म, नाउ से व्हाट यू वांट अबाउट साहिर लोधी, ही इज़ वेल एंड ट्रूली, मतलब एक मॉर्निंग शो का या एक शो के होस्ट होने का, ठीक है, ही इज़ वेल एंड ट्रूली यू नो मास्टर डिसिप्लिन्ड। ठीक है, ठीक है, उनके पास हज़ारों प्रोग्राम का सिर्फ होस्ट करने का एक्सपीरियंस है। सही है, ठीक है, वो तो आके खा जाएगा तुम्हें, बिल्कुल सही है। और देन यू वुड लुक लाइक अ फूल ऑन स्क्रीन। हमारे साथ ऐसा हुआ है, मतलब हमने बहुत से टिकटॉक पे बहुत लोग वायरल हुए या इंस्टा पे हुए, उनको टीवी पे बुलाया गया ना, तो 2-3 एपिसोड्स के बाद वो नज़र नहीं आए। क्यों? क्योंकि ना आपके पास सिर्फ एपिसोड्स की बात नहीं, हाँ। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं दे सर्वाइव एज वेल, हमारे पास एग्जाम्पल है धना नीर की बहुत अच्छी, अच्छा, कुछ और भी हैं एग्जाम्पल्स, दे डू सर्वाइव सम ऑफ देम, बिकॉज देन वहाँ पे बात आ जाती है कि ऑब्वियसली आपकी पीआर कितनी है, आपके अंदर एक्चुअल स्किल कितना है, ठीक है, और फिर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट जो है ना, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वो कितना है। ठीक है, बहुत लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं, उनको नहीं समझ आती यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा होता है ना। वहाँ पे आपने जो एक्सपीरियंस गैदर किया होता है, बेशक थोड़ा सा भी हो, उसकी एप्लीकेशन का वक्त होता है। तो इवन अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई है और आपको कोई स्टेप आगे लेके जाना चाह रहा है, आप ज़रूर करें उनसे बात, आप ज़रूर करें उनके साथ काम, लेकिन आप अपनी वो लर्निंग कर्व जो है ना, उसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि अगर आपने 0 से स्टार्ट किया था, आप एक जगह पे एक मुकाम पे पहुंच गए, लेट्स सपोज 50 पे पहुंच गए, और अब आपको एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन, नेक्स्ट उसकी कहते हैं ना सीढ़ी की तरफ लेके जाया जा रहा है, उस पे आप 50 से नहीं शुरू कर रहे होंगे, वो आप फिर 0 से शुरू कर रहे होंगे। तो देर इज़ जो आपकी जो लकीर खींची जाएगी ना, जो उसकी कर्व होती है, लर्निंग कर्व जिसको कहते हैं, का सीखने का जो आपको वक्त होता है, वो एक्सपीरियंस, उसका देर इज़ उसका कोई नेमल बदल है ही नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है, और वो इसीलिए वो बात बार बार की जाती है कि यू हैव टू गो थ्रू द मोशंस, और ये वो चीज़ है कि जिसमें वो नहीं होता कि शॉर्टकट नहीं है कि आपने शिफ्ट डिलीट मारा तो उड़ जाएगा सब कुछ, या आपने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया तो फ़ौरन से फाइल कॉपी हो जाएगी। नहीं, वो अपना टाइम पूरा लेगी कॉपी होने का। बिल्कुल सही है, तो वो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अली ताबिश, बहुत से जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, वो उनका एक सबसे पहला सवाल कि हमारी सीवी में क्या होना चाहिए, और हमें इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार होना है, या हमें जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि आपका इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप इंटरव्यू लेते भी हैं, आप सीरीज़ अच्छे तरीके से गाइड भी करते हैं कैसे बनानी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए। थोड़ा सा उस पार्ट को भी मैं चाहूँगा कि आप टच करें इस टाइम। देखें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, कोशिश करें ग्रेजुएट होने से पहले इंटर्नशिप्स लाजमी करें, और कोशिश करें कि वो किसी जानने वाले के दफ्तर में ना हो। बिल्कुल सही, जहाँ को ऐसी जगह हो जहाँ काम करना पड़े, और उस पर सिर्फ ये बात नहीं कि काम करना पड़े, आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का जहाँ पे आपकी सोर्स ना लगी हो ना, वो हम कहते हैं ना कि सोर्स लगा के कहीं इंटर्नशिप करवा दो, किसी जानने वाले के दफ्तर में इंटर्नशिप करवा दो, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश करें, देखें इंटर्नशिप्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। बेशक आजकल की आवाम में आई नो इकोनॉमिक हालात भी ऐसे हैं, बट हर बंदा कहता है यार मैं इंटर्नशिप करूँ, मुझे 10,000 रुपया मिल रहा है और 15,000 का तो मेरा फ्यूल लग रहा है आने जाने का। ठीक है, आप उस चीज़ को भूल रहे हैं कि आप इंटर्नशिप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर यू टू नो द रियल वर्ल्ड। कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी को पैसे देते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें। बिल्कुल सही। जो बुकिश नॉलेज है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियों का हाल मुझे पता है ज़्यादातर का, माइनस अ फ्यू जो कि आपको रियल वर्ल्ड नॉलेज दे रही होती है, माइनस अ फ्यू मेजरली यूनिवर्सिटीज़ में बुकिश नॉलेज ही इम्पार्ट हो रही होती है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं शेयर होती। वो लेके बच्चा जब बाहर निकलता है, ग्रेजुएट हो या ना हो, उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि मुझे जाके एक दफ्तर में काम करना कैसे है। और उस ऑब्वियसली उस वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चे के पास अपनी सीवी होनी चाहिए। अब मैं आपको सीवी की दो सीवियों की एग्जांपल देता हूँ। एक रिसेंट है, एक थोड़ी सी पुरानी है। ठीक है। मुझे तरस आता है ऐसी चीज़ देख के कि यार व्हाट इज़ दिस।
एक रियल एग्जांपल है, अभी 2 महीने पहले मैंने विटनेस की, एक लड़की की सीवी पे लिखा हुआ था कि 2015 से लेकर 2017 उसके मैट्रिक का टाइम लगा और 2016 से 2018 में उसके एफएससी का टाइम लगा। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। सही। अब कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब ये सीवी देखेगी और पढ़ेगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इट सीम्स फेक, इट सीम्स इलेजिटिमेट, इट सीम्स एक गलत चीज़ है, चलें ये छोड़ दें। ये तो एक कहते हैं टाइपो एरर भी हो सकता है, बिल्कुल सही। फाइन। हाँ। एक बंदे ने अपनी सीवी पे, एक बच्चा था फ्रेश ग्रेजुएट, फ़ोन नंबर लिखा हुआ, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ, उसके फ़ोन नंबर में कोई गलती थी क्योंकि वो फ़ोन नंबर इनएक्सेसिबल था, ठीक है। और उसके ईमेल एड्रेस में आई किड यू नॉट उसका नाम था और आगे था jameel.com। उसने जीमेल के स्पेलिंग एरर लिखे हुए थे, मैं किड यू नॉट GAMIL, गामिल भी बन सकता है बट मैं मेरे दिमाग में वो जमील के नाम से इम्प्रिंटेड है तो मैं जमील ही बोलता हूँ। ठीक है। अब आपका फ़ोन नंबर रीच नहीं कर पा रहे, ठीक आपका ईमेल एड्रेस गलत है, ऑब्वियसली उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, जीमेल खुद अपने दिमाग से लगा के बना सकते हो, बट वो इंप्रेशन किस चीज़ का देता है, दैट यू आर लेजी, दैट यू आर इनकॉम्पिटेंट, कि आप अपनी चीज़ जो फैक्ट है उसको सही तरह स्टेट नहीं कर सकते। मैं आपको किस काम के लिए हायर करूँ जब आपके अपने काम में गलती हो। और सीवी के ऊपर आई नो ग्रेजुएशन तक बहुत लोगों को नहीं मौका मिलता इंटर्नशिप्स करने का या कहीं काम करने का, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देखने का। एटलीस्ट कोशिश करके जिस ऑफिस का आपको एक्सेस मिले वहाँ जाके, आपको अगर इंटर्नशिप नहीं भी मिलती, आप किसी रिक्वेस्ट करके ऑफिस का माहौल तो जाके देखें कि किस किस्म से काम होता है, किस किस्म का काम होता है और किस तरीके से काम होता है। वो चीज़ विटनेस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप इस प्रोफेशनल दुनिया में अपनी पहुँचते हैं, कदम रखते हैं, आपको समझ ही नहीं आती, आपको लगता है बहुत महान है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आता होगा वो जो काम जिस ऑफिस में जिस तरीके से हो रहा है वो तो नहीं आता, वो तो आपको फिर भी सीखना है। बिल्कुल सही। तो कोशिश करें कि अपनी सीवी के ऊपर एटलीस्ट इंटर्नशिप्स लगी हों, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स लगे हों। फॉर एग्जांपल हम अक्सर जब भी हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं पूछते हैं तुम क्रिकेट खेलते हो, क्योंकि हम तो खेलते ही हैं, फिर हम पूछते हैं तुम फुटबॉल खेलते हो ठीक है, तो वो क्योंकि ऑब्वियसली हमारी एक्टिविटी से रिलेट करता है, और इसका मकसद ये नहीं है कि आप किसी एक्टिविटी से रिलेट ना कर पाओ, बट बिकॉज हर ऑफिस का अपना एक माहौल होता है। देयर आर एक्टिविटीज़ जो हर ऑफिस कर रहा होता है। हो सकता है कुछ ऑफिसेज में डिनर प्लान्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, कुछ ऑफिसेज में कॉफ़ी प्लान्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, और अगर आप कॉफ़ी ही नहीं पीते तो आप तो उन प्लान्स में होंगे ही नहीं। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि आपके पास एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए, आपकी एक सोशल गैदरिंग या आपकी कोई सोशल जो है ना वो एक आउटलुक होनी चाहिए, जिससे आप उस माहौल में एटलीस्ट ब्लेंड इन कर सको। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी आप अपने बारे में, अगर लास्ट क्वेश्चन है आपके बारे में, आप बता सकें कि आप अभी किन डिपार्टमेंट में या कहाँ काम कर रहे हैं, और फ्यूचर कुछ मतलब 5 साल बाद मैं अली ताबिश को देखूंगा तो मतलब अली ताबिश कहाँ होगा, हमारे साथ होगा भी या नहीं होगा, कभी हमारा फ़ोन उठाएगा या नहीं उठाएगा? नहीं, फ़ोन तो मैं अल्लाह का करम मैं किसी का नहीं मिस करता। सही। अभी भी मैं आपको बता रहा था कुछ दिन पहले, मुझे 2012 में जो मेरे कोच थे क्रिकेट के, उनका फ़ोन आया। अच्छा। तो वो वुमेंस क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो कह रहे थे कि यार इधर आओ तो मुझे बताना, इधर कुछ तुम्हें मैं जो है ना कंटेंट के आइडियाज़ वगैरह देता हूँ। तो मैं फ़ोन तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको उठाता, कभी ऐसे नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसे किसी स्टेज पे होऊंगा कि मैं किसी का फ़ोन ना उठाऊँ ये समझ के कि मैं बड़ा इंसान हो गया हूँ, बिकॉज आई नेवर फेल्ट लाइक इट एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई विल एवर डू इट इन दैट वे। बट फ्यूचर प्लान जो मैंने आपको कहा, मुझे बड़ी देर लगी ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि मुझे इस फील्ड में कहाँ जाना है। तो मुझे आई इवेंचुअली रियलाइज़ कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना है और मुझे डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करनी है ऑफ ऑल सॉर्ट्स। अब उसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती हैं जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री की तरह फिल्म्स बनती हैं, कुछ थोड़ी सी क्या कहते हैं प्लॉट के साथ, कुछ क्या कहते हैं थ्रिल के साथ, थोड़े से सस्पेंस के साथ, देयर इज़ अ बिग रिवील, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एसेंशली मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग ही करनी है। मैं करंटली आई एम द हेड ऑफ कंटेंट एंड प्रोडक्शन एट कॉन्स्टेंटीन PR, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिलता है ये चीज़ एक्सपीरियंस करने का, एग्जीक्यूट भी करने का। अब मैं एग्जैक्टली जिन जिन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ वो तो नहीं बता सकता क्योंकि उसमें कुछ क्लासिफाइड चीज़ें भी हैं, बट इन अदर वर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ बॉस हु रियलाइजेस माई पोटेंशियल, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव। कि अगर आपके बॉस को पता हो ना कि आप क्या क्या काम कर सकते हो
और वो फिर आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले और उससे ज़्यादा भी डाले कि तुम ये भी अच्छा कर सकते हो, ये भी करो, तो आई ओनली थिंक ओनली लकी पीपल, ठीक है, गेट टू एक्सपीरियंस दैट। वो एक बहुत कमाल बात होती है। बट देन अगेन आपके पास जो है ना वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस होगा तो वो आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और मुझे इंशाल्लाह मेरा जो ख्वाब है ऑफ प्रॉपरली तो क्या मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ अभी भी, बट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के अंदर ही मैं मज़ीद बड़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूँ। तो अगले 5 साल का गोल यही होगा। सही, अल्लाह आपके ख्वाब पूरे करे। Thank you, अच्छा, हमारा जो आखिरी राउंड है वो अभी किधर, छुट्टी तो नहीं दी इतनी जल्दी मिलेगी। अच्छा, हमारा जो आखिरी राउंड है वो रैपिड फायर के नाम से, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करना है, आप छोड़ किसी को नहीं सकते। ओके, पता है मुझे इसका, लेकिन स्टिल पूछूंगा, क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट। अच्छा, बाबर आजम या फिर इंजमामुल हक? बाबर आजम। सोच ले। हाँ, ठीक है। वसीम अकरम या शाहीन शाह अफरीदी? वसीम अकरम। सही। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। बिरयानी, ठीक है। और आप मलेशिया भी रहे हैं और पाकिस्तान भी रहे हैं, मलेशिया या पाकिस्तान? यार ये गलत सवाल है यार, कसम खुदा की। ये अब मैं उस दिन इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा था कि अगर आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान के जो मसले हैं वो निकाल दो, सही है, बिजली के मसले, पानी के मसले, गैस के मसले, सिक्योरिटी के मसले, बाकी सारे मसले निकाल दो, ठीक है। करप्शन के उधर भी है, लेकिन वो आपको उस तरह से नहीं हिट करती, ना बॉदर करती है, ठीक है। स्पेशली आजकल तो टैक्सेस के मसले, तो पाकिस्तान के जितने मसले हैं उनको निकाल दो, ठीक है। और इमेजिन करो आप पाकिस्तान, दैट इज़ मोस्टली मलेशिया। ओके, सही। तो क्यों नहीं कोई रहना चाहेगा यार? खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ पे, खूबसूरत पहाड़ है वहाँ पे, अम्यूज़मेंट की, मतलब दुनिया में जो चीज़ें अम्यूज़मेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्या कहते हैं, मॉल्स हो गए, सिनेमास हो गए, पार्क्स हो गए, वाटर पार्क्स हो गए, कसिनोज भी हैं, जॉय क्या कहते हैं उसको, दिमाग से वो निकल गया, इन एनी केस, जैसे जॉयलैंड हमारे होते हैं, थीम पार्क्स हैं, मतलब इट हैज़ एवरीथिंग। पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग ऑल्सो, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि हमें पाकिस्तान में वो चीज़, हर चीज़ एक किसी न किसी मसले के साथ होती है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, आप जितनी मर्जी इसको घुमा लें, जवाब मुझे चाहिए। यार मलेशिया ओके, रहने के लिए, सुन लो सारे से ही, रहने के लिए, ठीक है। अच्छा, सिंगिंग या फिर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म? यार सिंगिंग तो मैं, जैसे मैंने पहले कहा, मैं अपना शौक लिटरली अपना सिर्फ शौक पूरा करने के लिए करता था, और वैसे तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी अपने शौक पूरा करने के लिए करता हूँ, बट आई फील लाइक मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में शायद ज़्यादा बेहतर हूँ सिंगिंग से। अच्छा, सही। थैंक यू सो मच अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होप सो के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे थे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, और कहाँ और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब सबसे पहले आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, वो इस एपिसोड के अंदर सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। और नहीं भी हुई तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं, बल्कि मैं अली ताबिश भी मेरे साथ जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो कहीं ना कहीं आपको साथ नज़र आ जाएंगे। मैं इंस्टा पर क्लैप कर दूँगा। आगे इनकी मर्जी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, अगर आपके पास और भी सवाल हैं, आप हमारे कमेंट्स में छोड़ें, और मैं देख रहा होता हूँ, मैं हमेशा अपने क्या और भी बहुत सारी चीज़ों के जो है ना कंटेंट देख रहा होता हूँ, तो किसी ने अगर सवाल पूछा हो तो मेरी कोशिश होती है उसका जवाब देने की, कि मैं, जैसे मैंने बात की कि मैं आई लाइक टू गाइड पीपल, मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि मिल के आगे बढ़ें तो ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ राइट अस इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ और ऑल ऑफ देम एज मच एज आई कैन। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से शुक्रिया अली आपका, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो द प्लेटफॉर्म को इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।